दोस्तों, हम अपने भारत देश में सदियों से देखते चले आ रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है तो दहेज जरूर देता है, और यदि वह दहेज नहीं देता है तो कहीं ना कहीं उस लड़की को प्रताड़ित किया जाता है कि वह अपने घर से दहेज क्यों नहीं लेकर आई है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो दहेज लेना और दहेज देना ये एक कुप्रथा है जो हमारे भारत देश में सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, हमारे देश में इस तरह के अभिशाप को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, इन्हीं कानून को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दहेज क्या है। दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के मुताबिक शादी के दौरान, शादी के लिए, शादी से पहले या शादी के बाद या शादी के समय कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो सीधे या परोक्ष रूप से शादी के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या किसी भी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को सीधे अथवा परोक्ष रूप से दिए जाने वाले संपत्ति या मूल्यवान वस्तु को उसे दहेज कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई उपहार जो विवाह करने के बदले के रूप में नहीं दिया गया है वह दहेज नहीं होता है। नवविवाहित वधु को उसके माता पिता की तरफ से स्त्री धन के रूप में दिया गया कोई भी उपहार दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध क्या है। तो दोस्तों, दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दें कि दहेज के मामले में अगर साबित हो जाता है तो दहेज लेने वाले के साथ साथ दहेज देने वाला भी कानून की नज़र में अपराधी ठहराया जाता है। दोस्तों, दहेज लेने या दहेज देने वाले दोनों लोगों को 5 साल तक की कैद हो सकती है और 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, दहेज के मामलों में दहेज मांगना भी कानूनन अपराध है, जिसमें दहेज मांगने वाले को भी 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, कई बार अखबारों में देखा गया है कि कुछ लोग शादी के रिश्ते के लिए विज्ञापन देते रहते हैं। लड़कों के गुणों, आमदनी इत्यादि के साथ साथ दहेज की मांग को भी बताई जाती है। और तो और लड़की वाले भी कभी कभी अखबारों में विज्ञापन देकर ढोल पिटवाते रहते हैं कि फला फला किसी अमीर आदमी की लड़की से शादी करने वाले को दहेज में इतनी रकम या जायदाद दी जाएगी। इस तरह के दोनों कृत्य करना कानूनन अपराध है, जिनमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा देने का प्रावधान है या 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, यदि किसी महिला का पति या उसके पति के कोई रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता का बर्ताव करता है तो उन्हें 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर धारा 498A के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है। दोस्तों, स्त्री को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना या स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर तरीके से क्षति अथवा खतरा पहुंचाना, महिला या उसके रिश्तेदारों को धन या संपत्ति लाने के लिए मजबूर करना अथवा परेशान करना। दोस्तों, ये सब आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत आता है। अब आइए दोस्तों एक नज़र में जान लेते हैं कि स्त्री धन क्या है। दोस्तों, जो भी सामान, जायदाद या संपत्ति लड़की को उसकी शादी में उसके माता पिता की ओर से दी जाती है वह उस लड़की के लिए उसका स्त्री धन होता है। स्त्री धन पर लड़की के अलावा किसी और का हक नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो सामान, संपत्ति या रकम लड़की को उसकी शादी में दी जाती है वह उसके पति, सास ससुर और दूसरे ससुराल वालों के हाथ में दे दी जाती है, लेकिन उस सारे सामान या संपत्ति पर उस लड़की का ही हक रहता है। दोस्तों, लड़की के अलावा अगर कोई और वह सामान लेता है तो उसे कानून द्वारा तय किए समय के अंदर लौटाना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों आइए एक नज़र में जान लेते हैं उपहारों की सूची के बारे में। तो दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के मुताबिक शादी के समय लड़की को उसके माता पिता की ओर से मिले उपहारों की लिखित सूची बनाना कानूनन आवश्यक है। वधु को दिए गए उपहारों की सूची वधु को अपने पास रखनी होगी। वर को दिए गए उपहारों की सूची वर को अपने पास रखनी होगी। दोस्तों, इस सूची में हर उपहार के बारे में संक्षेप में विवरण, लगभग कीमत और उपहार देने वाले का नाम होना चाहिए। सूची पर वर और वधु दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वर वधु आदि चाहे तो शादी के समय उपस्थित रिश्तेदारों में से किसी भी रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर सूची पर गवाह के रूप में करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जब दहेज की बात हो ही रही है तो आइए ये भी जान लेते हैं कि दहेज के झूठे मुकदमों से कैसे लड़ें और इसके लिए क्या कानूनी सलाह है। तो दोस्तों, यह सच है कि बड़ी तादाद में पति और उनके रिश्तेदारों पर झूठे दहेज के मुकदमे दर्ज किए जाते रहते हैं। ऐसे झूठे मुकदमों से बचने के लिए पति को कुछ जरूरी बारीकियों पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप केस की सुनवाई के समय या कहें या ना कहें कि दहेज मांगा गया था या फिर लिया गया था,
जिस पर दहेज मांगने या लेने का झूठा आरोप लगाया गया हो, उस व्यक्ति की गवाही अवश्य करवाएं और कोर्ट को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहां भी जरूरी लगे वहां अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी गवाही देने के लिए कहें। दोस्तों, पत्नी या पत्नी के रिश्तेदारों की तरफ से जो भी बयान दिए जाते हैं उनका बड़े अच्छे से अध्ययन करें तथा उन बयानों में जो भी असमानताएं निकल कर आती हैं उन्हें नोट करें और कोर्ट के समझ जरूर रखें। कोर्ट में गवाही के दौरान पत्नी और पत्नी के गवाहों से सोच समझकर सवाल करें और उनके बयानों में असमानताएं निकालने की कोशिश करें। दोस्तों, पत्नी या पत्नी के रिश्तेदारों की तरफ से कभी भी अगर झूठे दहेज के केस की धमकी दी जाती है तो यह कोशिश करें कि उसका सबूत बनाएं और संभाल कर रखें, जिससे समय आने पर कोर्ट में पेश कर सकें। शादी के समय जो लेन देन हुआ था उसकी फोटो या वीडियो भी संभाल कर रखनी चाहिए ताकि झूठे आरोपों से बचा जा सके। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पति ऐसे मुकदमों में केवल अपने बचाव में ही लगा रहता है। इस तरह के मुकदमों में काउंटर अटैक सबसे अच्छा बचाव साबित होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सारी बातें सबूत के साथ कोर्ट के सामने रखते हैं तो और भी अच्छा होता है। दोस्तों, जहां जरूरत पड़े वहां अपने पक्ष के लोगों की गवाही करवाएं। इसके साथ ही पति के पास मानहानि का मुकदमा करने का विकल्प भी होता है। दोस्तों, अगर पत्नी या पत्नी के रिश्तेदारों की तरफ से कोई व्यक्ति दहेज देने की बात करता है तो उस बात को गवाही के दौरान कोर्ट में स्वीकार न करें कि आपने दहेज मांगा या आपने लिया है। दोस्तों, दहेज मामले में जिन लोगों के नाम शामिल होते हैं उन्हें पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए। इन मामलों में अग्रिम जमानत मिलना ज्यादा कठिन नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि लड़की के द्वारा जब पहले FIR दर्ज कराई जाती थी 498A के तहत कि हमसे दहेज मांगा जा रहा है, तो उसमें क्या होता था कि पति को या जिन लोगों का नाम FIR में होता था उनको पुलिस तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको शुरुआत में जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी दहेज और कानून के बारे में, यानी दहेज क्या है और इस बारे में कानून क्या कहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जहां तक कोशिश करें कि दहेज ना मांगे, इसी में हमारी और आपकी हम सबकी भलाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।